नमस्कार, सत श्री अकाल, सबका साथ सबका विकास। मैं हूं अर्जुन और माहेश्वरी एकेडमी में आपका स्वागत। आज हम यूजीसी नेट में लगे हुए कविता रोटी और संसद, जो कि सुधा पांडे धूमिल जी द्वारा लिखा गया है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें धूमिल जी ने जो संसद तथा संसद से जुड़े हुए राजनेताओं के भ्रष्टाचार, उनके जो शोषण नीति, उसके ऊपर करारा व्यंग करते हुए प्रहार किए। इस प्रकार से वो जनता का शोषण करते हैं तथा अपने फायदे के लिए केवल काम करते हैं और रोटी को अपने राजनीतिक व्यवस्था में वो एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इलेक्शन के टाइम में वो रोटी दिखाकर या लोगों को अनाज देकर वो वोट पाकर लोगों से जीतने का एक साधन बना देते हैं। तो इसके ऊपर रोटी और संतोष में विस्तार से वर्णन किया गया है। इससे पहले हम सुधा पांडे धूमिल जी द्वारा धूमिल जी के जीवन के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। धूमिल धूमिल सुधा पांडे धूमिल, इनका जन्म जो है 9 नवंबर 1936 में हुआ। 1936 में, ठीक है। तो 1936 में इसको याद रखने के लिए, 1936 में क्या हुआ था बाबू? ये प्रेमचंद का मृत्यु हुआ था। प्रेमचंद्र जी का मृत्यु के समय में धूमिल जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी के खेबली नामक गांव पर। वाराणसी कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश में स्थित। इन्हें धूमिल जी को अक्कड़ या फक्कड़ कवि, अक्कड़ फक्कड़ कवि कहते हैं। इनका मृत्यु 10 फरवरी 1975 ईस्वी में लगभग 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों हो गई थी? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के कारण, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सुधा पांडे इनका मूल नाम था, ठीक है, और उनका उपनाम जो है धूमिल था। हिंदी साहित्य के ये सशक्त कवि थे और आधुनिक हिंदी कविता में आज़ादी के बाद मोहभंग और जनवादी आक्रोश और व्यवस्था के विरोध में इनकी कविता, वो कविता करने लगे, ठीक है। धूमिल ये अकविता, अकविता जिसे हम समकालीन कविता के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रमुख स्तंभ के रूप में थे, यानी प्रमुख कवि थे समकालीन कविता या अकविता, ठीक है। उनकी कविता में यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। ये समाज में जो कल्पना या फिर फैंटेसी का यूज ज़्यादा नहीं करते थे या नहीं करते थे, यथार्थ जीवन के ऊपर लिखते थे। जैसे किसान थे, माली हो गया, मजदूर हो गया, मोची, इनके जीवन के यथार्थ चित्रण को वो रेखांकित करते थे। हिंदी कविता का एंग्री यंग मैन मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मोची राम को हिंदी कविता का एंग्री यंग मैन कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविता की भाषा आक्रोश से भरा हुआ होता है, विद्रोहपूर्ण होता है, इसलिए इसे एंग्री यंग मैन कहा। और 1970 के दशक में फिल्म जगत में, फिल्म जगत में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को कहा जाता था, ठीक है। तो उस समय साहित्य जगत में या कविता के जगत में एंग्री यंग मैन के रूप में धूमिल जी परिचित थे, ठीक है। शोषक व्यवस्था, पूंजीवादी ढांचे और राजनीति में व्यक्त भ्रष्टाचार पर सशक्त व्यंग किए गए। तो देखिए, शोषक व्यवस्था, जो समाज में दो वर्ग होते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग जो है वो जो शोषण करता है, यानी उच्च धनाढ्य व्यक्ति, जो कि शोषित वर्ग जैसे मजदूर, किसान आदि का बहुत मात्रा में शोषित करते थे। पूंजीपति ढांचे, पूंजीपति ढांचे में पूंजीपति वर्ग होते हैं, उनका जो कर्ज देना और उनसे बिना बिना लिखे कागज पर दस्तखत कराना या उंगली का छाप लेकर उनकी जमीन हड़पना, इस प्रकार की व्यवस्था, राजनीति दांव पेंच चारों तरफ व्यक्त था, उसके ऊपर व्यंग करते थे धूमिल जी। यहाँ पर एक उनका प्रसिद्ध पंक्ति है, लोहा का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। धूमिल जी कहते हैं कि लोहा का स्वाद उस लोहार से मत पूछो, उस घोड़े के पूछो जिसके मुंह में लगाम दिया गया है, वो ही बता सकता है कि लोहा का स्वाद किस प्रकार है,
कितना कड़वा होता है, कितना पेनफुल होता है। ठीक। तो धूमिल जी अपने अल्प जीवन समय में 3 कविता संग्रह लिखे थे। पहला है संसद से सड़क तक, और ये 1972 ईस्वी में लिखे थे। और इसके अंतर्गत मोचीराम, संसद से सड़क तक, फिर आ गया रोटी और संसद, रोटी और संसद। ठीक है। फिर दूसरा उनका कविता संग्रह कल सुनना मुझे, 1976 ईस्वी में, जो कि उनके मृत्यु के उपरांत यह प्रकाशित हो पाए थे। मृत्यु से पहले केवल उनका एक ही कविता, ये मृत्यु से पहले यानी उनके जीवित थे उस समय ये प्रकाशित हुआ था, और उनके मृत्यु के बाद 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए थे। तीसरा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, 1984 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुआ था। तो कल सुनना मुझे के लिए उन्हें 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। और ये कुछ कविता है, लोहा का स्वाद, पटकथा का फेमस है, इसी नेट में पूछा जाता है ये किसका कविता है, 20 साल बाद। ठीक है। पर उनके पुरस्कार 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता कल सुनना मुझे के लिए। मोहभंग, आज़ादी के बाद लोगों का सपना पूरा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, आज़ादी के समय में लोग बहुत सपना देखे थे कि आज़ादी के बाद हम ये करेंगे, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के कारण उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, यानी उनके जो मन में जो मोह था वो भंग हो चुका था। और इसी को आधार बनाकर धूमिल जी ने अपनी कविता रचना करने लगे। ठीक है। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक संसद से सड़क तक में धूमिल ने लोकतंत्र की विसंगतियों पर बिना डरे लिखा है। उन्होंने संसद को एक ऐसी जगह माना जहां पर केवल जनता की क्या होती थी, तकलीफों पर सिर्फ बहस होती थी, सिर्फ बहस करते थे, समाधान नहीं होती थी। धूमिल की कविताओं का केंद्र समाज के सबसे निचले और पिछड़े वर्ग जैसे मजदूर, किसान, मोची, भूख और गरीबी को जिस प्रकार यथार्थ रूप में वर्णन किया है, सब कुछ झकझोर देने वाले, जैसे मोचीराम ने इसका देख सकते। तो मोचीराम थे कि समाज में जैसे 2 वर्ग है, धनाढ़ी वर्ग और निम्न वर्ग जो है, तो इन्होंने अपने कविता का क्षेत्र निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर लिया, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार हो गई थी कि छोटे लोगों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता था। तो यहाँ पर चित्र भी दिखा रहा है कि संसद यहाँ पर है, यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। उनकी भाषा जो है आक्रोशात्मकता, आक्रामकता यानी आक्रोश से भरा हुआ भाषा का प्रयोग करते थे। रोटी और संसद फेमस कविता है, ये उनका राजनीतिक कविता है। ठीक है। लोकतंत्र, राजनीति और आम आदमी की बुनियादी जरूरतों जैसे भूख और रोटी के विषय के कड़वे सच को पूरी तरह से नग्न कर दिए। आजादी के बाद मोहभंग, आम जनता गरीब, भूख और बेरोजगारी से जूझ रही थी। तो जब क्या हुआ, आजादी में जब मोहभंग हुआ, यानी आजादी की एंडिंग, आजादी होने के बाद मोहभंग का अंतिम चरण जो हुआ था, उस समय साधारण जनता भूख से पीड़ित था, बेरोजगारी से पीड़ित था, गरीबी से लिपटा हुआ था। तो उस समय जो राजनेता थे वो इस समस्याओं को सुलझाने, या संसद इस समस्याओं को सुलझाने के वजह से, सुलझाने के बजाय वो लोग क्या करते थे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, यानी मौज मस्ती कर रहे थे, अपने धुन में वो मस्त थे भाई। वो साधारण जनता के ऊपर उनका ध्यान नहीं जा रहा था। समाज और व्यवस्था, तो यहाँ पर धूमिल जी ने समाज और व्यवस्था को 3 प्रतीकात्मक आदमियों के ढांचा
ढांचा के रूप में, प्रतीकात्मक रूप से 3 आदमियों को लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पर कविता का थोड़ा पाठ कर लेते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरा देश का संसद मौन है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखेंगे, थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पर 3 प्रतीकात्मक आदमी के रूप में लिए। ये पहला आदमी है, ये कौन है, रोटी खाने वाला आदमी, रोटी बेलने वाला आदमी, रोटी बेलने वाला आदमी। देखो ये रोटी बेल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा आदमी लिए है रोटी खाने वाला आदमी, खाने वाला आदमी। और ये है तीसरा आदमी, रोटियों से खेलने वाला आदमी। खेलने वाला आदमी। भले ही इस कविता 3, 4, 5 लाइन में लिखा गया है, लेकिन इसका सार, क्योंकि देखो पहले आदमी जो है, पहले वर्ग के जो आदमी है, रोटी बेलने वाला आदमी, वो किसान, समाज के जो निम्न स्तर के व्यक्ति होते हैं, किसान, जमींदार, मजदूर, वो कठिन परिश्रम करके अपने खून पसीना एक करके हमारे देश की नींव रखते हैं। क्या करते हैं, वो रोटी बेलते हैं, यानी देश के भलाई के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। तो दूसरा आदमी जो है समाज के मध्यम वर्ग के आदमी। ये किस प्रकार के आदमी, समाज के मध्यम वर्ग के आदमी, ये निचले स्तर के आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी। इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है सर कि भले ही समाज में क्या हो रहा है, कि निम्न वर्ग के आदमी को खाने को नहीं मिल रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने जीवन को उत्कृष्ट रूप से और अपने जीवन में खा पी कर मस्त रहते हैं। ये किसी राजनेताओं के साथ झगड़ते लड़ते नहीं है, केवल अपने लिए खाना या अच्छे वस्त्र या अच्छा घर बना लिए और रह लिए। उनका कुछ मतलब नहीं है कि छोटा वर्ग को क्या दिक्कत हो रहा है या बड़ा वर्ग जो है, बड़े बड़े वर्ग वो क्या घोटाला कर रहे हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो ये रोटी खाने वाले आदमी वो खाएंगे सिर्फ। और ये तीसरा आदमी जो है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो क्या करता है, सिर्फ रोटियों से खेलता है। तो ये तीसरा आदमी कौन है, ये राजनेता, यानी जो राजनीतिक दल के नेताएं होते हैं, वो इतना मेहनत नहीं करते, मतलब रोटी नहीं बेलते। ये लोग मेहनत मजदूर नहीं करते, जिस प्रकार किसान और जमींदार, सॉरी, किसान और जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो मेहनत मजदूरी करते, ये लोग नहीं करते। ना इतना भी भूखे हैं कि वो रोटी को खाते नहीं है, यानी वो भूखे भी नहीं क्योंकि उनका पेट फूल हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब ये लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शन होता है या चुनाव होता है तब ये रोटी को अपना साधन बना लेते हैं, साधन बनाते हैं। और लोगों को देखो, आप देखे होंगे ग्राम में, अगर गांव में जब इलेक्शन या चुनाव का समय आता है तब राजनेता घर घर आते हैं और प्रणाम करते हैं कि माता जी हम आपको ये छोटे वादा देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, एलपीजी गैस दे देंगे, और जो पेट्रोल नहीं मिल रहा है उसको भी पूरा कर लेंगे, बड़े बड़े मकान बना देंगे। वो सिर्फ दिखावा मात्र होता है। और लोगों को जब 1 किलो या 2 किलो अनाज दिया जा रहा होता है तो वो बोलेंगे कि भैया इतने में कैसे चलेंगे, इनको 5 किलो दो। वो सिर्फ इलेक्शन टाइम तक कि लोगों का भरोसा हो जाए कि ये हमारा क्या है, राजनेता है, हमारा दुख में भागीदारी होगा, शामिल होगा। लेकिन वैसा नहीं होता, वो लोगों को सिर्फ दिखाते हैं, अनाज को अपना साधन बनाते हैं, अनाज दे देते हैं और वो वोट पाने के लालच में लोगों को लालच देते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो उनके दर्शन भी नहीं होता है, ठीक है। और मैं जब पूछता हूं कि यह तीसरा आदमी कौन है, मेरा देश के संसद में,
कवि कहते हैं कि मैं ये तीसरा आदमी को पूछता हूं कि आखिरकार ये जो रोटी से खेलने वाला आदमी है ये कौन है, और मेरा संसद मौन है। संसद का मौन होना, संसद का मौन होना यह सूचित करता है कि संसद भी उन राजनेताओं के साथ मिला हुआ है। यहाँ निष्कर्ष में कवि कहते हैं कि जब तक हमारे देश में इस प्रकार रोटी से खेलने वाला आदमी रहेंगे, या संसद जब तक मौन रहेगा, तब तक एक सच्चा लोकतंत्र का गठन नहीं हो पाएगा। तो इसे हटाना जरूरी है। यहाँ पर इस कविता का समाप्त होता है। तो इस कविता तथा धूमिल के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें यूजीसी नेट में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1, धूमिल को हिंदी कविता जगत में किस विशेष नाम या उपाधि से जाना जाता है? तो धूमिल को किस विशेष नाम से जाना जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, या प्राकृत के सुकुमार कवि, बुंदेलखंड का चंद बरदाई, या एंग्री यंग मैन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, पहले अभी हाल में बात किए हैं। इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? एंग्री यंग। प्रश्न नंबर 2, धूमिल मुख्य रूप से आधुनिक हिंदी कविता के किस दौर का आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं? किस दौर के आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं? इसका बताइए। कविता या समकालीन कविता, प्रयोगवाद, छायावाद, या फिर द्विवेदी युगी। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? बहुत इजी है, अभी बात किए थे। इसका सही उत्तर है कविता या सामाजिक कविता। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, धूमिल की कविताओं का मुख्य वैचारिक केंद्र समाज का कौन सा वर्ग रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि धूमिल जी कौन से वर्ग के ऊपर ज्यादा फोकस किए हैं और कौन से वर्ग को लेकर अपने रचना किए हैं? कौन से वर्ग? दरबारी और सामंती वर्ग, काल्पनिक और अलौकिक पात्र, सबसे निचले और पीड़ित वर्ग जैसे मजदूर, किसान, मोची को लेकर, या उच्च और कुलीन वर्ग को लेकर। तो धूमिल की कविता में क्या देखना, किस वर्ग को देखने को मिलता है हमें? इसका सही उत्तर है निचले वर्ग, समाज के निचले और पीड़ित वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4, धूमिल का कौन सा कविता संग्रह उनके जीवन काल में, यानी उनके जीवित के समय में, वर्ष 1972 इसमें प्रकाशित हुआ था? उनकी कौन सी रचना 1972 में प्रकाशित हुआ था? सुदाम पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, मगध, या कल सुनना मुझे। इसका सही उत्तर बताइए बाबू, बहुत इजी है। तो सुदाम पांडे का प्रजातंत्र ये है नहीं, ये मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुआ था। कल सुनना मुझे मृत्यु के बाद 1900 संसद से सड़क तक 1976। प्रश्न नंबर 5, धूमिल को किस काव्य कृति के लिए वर्ष 1979 में मरणोपरांत जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो धूमिल को किस रचना के लिए 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर बताइए। संसद से सड़क तक, पटकथा, या सुदाम पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे। इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में। इसका सही उत्तर है कल सुनना मुझे के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 6, धूमिल के अनुसार संसद किस प्रकार की जगह बन गई है? तो आज जो है संसद किस प्रकार की जगह बन गई है? जो केवल कवियों के मनोरंजन का केंद्र है, जहां तुरंत न्याय और समाधान मिलता है, जहां केवल पूंजीपतियों को दंडित किया जाता है, जहां आम जनता की तकलीफों पर सिर्फ बहस होती है, समाधान नहीं। इसका सही उत्तर बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जहां आम जनता की तकलीफों पर सिर्फ बहस होती है, समाधान नहीं होता।
थैंक यू। आज के क्लास में इतना। नेक्स्ट धूमिल जी की अन्य कविता को लेकर आएंगे। धन्यवाद।